अभी हिंदुस्तान में एक माहौल पैदा किया जा रहे हैं कि हिंदुस्तान की दुश्मन है मुसलमान। धीरे धीरे उसके साथ हिंदुस्तान में और एक माहौल पैदा किया जा रहे हैं कि हिंदुस्तान की दुश्मन है हमारे अन्नदाता किसान। एक तरफ मुसलमान और एक तरफ किसान, दोनों को खिलाफ आप लोग जंग छेड़े हैं। यह तो सच्चाई है। अगर यह सच्चा नहीं होता तो हमारे दिल्ली की सीमा में यह नजारा हमें क्यों देखने पड़ता? यह क्या हमारे लिए क्या गर्व की विषय होते हैं? बात सुनिए, यह क्या हमारे लिए गर्व का विषय होते हैं कि जहां हमारा सदन है, जहां हिंदुस्तान की लोकतंत्र की सबसे बड़ा पंचायत होते हैं, यहां से 20-30 किलोमीटर दूरी में हिंदुस्तान की लाखों की तादाद में किसान आकर खुले आसमान तले महीनों भर अपना बात रखते हुए एक दुर्दशाग्रस्त एक जिंदगी गुजार रहे हैं। क्यों 200 से ज्यादा हमारे किसान को जान गंवाने पड़े? क्यों? क्या हो गया? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी ये दिल्ली में रहते हुए सारे हिंदुस्तान नहीं बल्कि सारे दुनिया के साथ आप वार्ता कर सकते हैं, लेकिन हमारे किसान के साथ आपको वार्ता करने का फुर्सत नहीं मिलता? क्या इतना अहंकार क्यों आपको? यह अहंकार किसी को आगे जाने में रुकावट पैदा करते हैं प्रधानमंत्री जी। अहंकार मानवता की क्षति करते हैं। आप लोहे की कील लगा दिया, आप कटीले तारों की बैरियर लगा दिया, आप बिजली पानी कर दिया, आप इंटरनेट बंद कर दिया, आप ट्रैक्टर घुसने ना पाए इसलिए नया नया कानून को अपना रहे हैं कि 10 साल की ज्यादा ट्रैक्टर नहीं घुसने देंगे। क्यों इस तरीके के अत्याचार हमारे किसान के खिलाफ क्यों कर रहे हैं? किसान आपके खिलाफ क्या किए हैं? हमारे किसान की ये दुर्दशा, ये बर्बादी हमें सहन नहीं होता, इसलिए सदन में आके हम चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, गुहार लगाते हैं कि कम से कम किसानों की मुद्दा अलग से चर्चा किया जाए। वो भी आप नहीं सुनते। वो भी आप नहीं सुनते। आपका बहुमत है, आप नहीं सुनोगे। बहुमत की बाहुबोली को बंद करो। ये बहुमत की बाहुबोली लोकतंत्र के लिए कोई शुभ चिन्ह नहीं होते हैं। ये बहुमतों की बाहुबोली बंद करो और किसान के साथ वार्ता करके आप किसान की मांग पूरा करो। सदन में सारे विपक्ष की ओर से और खासकर आपका पार्टी भी बहुत सारे एमपी की ओर से मैं ये गुजारिश करता हूं। आपके पार्टी के बहुत सारे एमपी है, चुप्पी साधे बोलते नहीं। किसके खिलाफ बोलेंगे? बोलने से नौकरी जाएगी, टिकट जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगी। लेकिन सारे एमपी को यह सोचना चाहिए, कि आपके लिए खतरा मंडरा रहा है। हरियाणा गया, पंजाब तो गई, यूपी भी जाने की कगार में पहुंच गए। तो ये खतरा मंडरा रहे हैं आपके ऊपर। तो इसलिए कहते हैं कि संभाल जाओ। ये बीजेपी वालों किसानों के खिलाफ जंग मत छेड़ो। किसान हमारा भाग्य विधाता है, किसान हमारा अन्नदाता है। अगर किसान ना होते तो हम, आप, तुम, कोई ये सदन में आने का मौका नहीं मिलते। अरे इस तरीके की कार्रवाई किया जाता, किसान हमारा दुश्मन है। लाल किले पे किसी ने चढ़े थे, किसी ने अपमान किया। लाल किला हमारा एक पहचान है, हमारा एक धरोहर है। अगर अमित शाह जी जैसा इतना ताकतवर एक स्वराष्ट्र मंत्री रहते हुए कुछ उपद्रवियों ने कैसे ये लाल किले में पहुंचे, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है ये कि लाखों की तादाद में हमारे सुरक्षा कर्मी, और खासकर देखिए एक बात, सबसे बड़ा बात यह है, देखिए कि 26 जनवरी हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा सुरक्षा तैनात होते हैं। सबसे ज्यादा, आगे पीछे कोई नहीं। 26 जनवरी हमारे लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित दिवस होते हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी है, राफेल दिखाते थे, हमारे बहुत सारे और कुछ दिखाते थे। लेकिन कुछ उपद्रवियों ने उसी के बीच
कैसे लाल किले पहुंच गए, इसका कोई तफ्तीश नहीं होगी, इसका कोई पहचान नहीं होगी। आपको सारे दिल्ली में कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ड्रोन है, सैटेलाइट है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आज तक किसी को यह जानकारी नहीं है कि किसने हुआ गए, कैसे हुआ झंडा गड़ा, कैसे झंडा लगाया, किसी को कोई जानकारी नहीं है। क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि 26 जनवरी की पहले हमारे सुरक्षा बलों की तरफ से यह बयान आया था कि पाकिस्तान में कुछ हैंडलर ये गड़बड़ी करने का साजिश कर रहे हैं। जब आपके पास में इतने सारे जानकारियां है, पाकिस्तान में क्या हो रहे हैं उसका जानकारी आपके पास है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है उसके जानकारी आपके पास नहीं है। सच तो यह है कि आप खुद चाहते थे कुछ घटना घटे, क्योंकि आम लोगों को निगाहों के भटकाया जाए। यही तो बात है ना। यह आपकी सोची समझी सुनियोजित एक साजिश है। इस साजिश की चलते आप अपने लोगों को किसान सजाकर बनाकर ये झंडा गाड़ने के लिए और झंडा फहराने के लिए और लाल किले में पहुंचा दिया। आपने ये काम किया। अगर सही ढंग से तफ्तीश हो तो पता चलेगा ये कोई नहीं, ये षड्यंत्रकारी कोई किसान नहीं, षड्यंत्रकारी सेब और सेब ये सरकार की नुमाइंदे है, सरकार इसके पीछे है। अगर नहीं है तो आप जेपीसी बैठाओ, हमें सारे वो जो सीसीटीवी की सारे क्लिप्स हमें दिखाओ, हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन उपद्रविया है। आपको सारे कुछ जानकारी है, लेकिन आज छुपा रहे हैं। हो सकता कि आज रही सदन खत्म होने के बाद 2-4 नाम आ जाएगी, लेकिन आप बड़ा त्वरित गति से, बड़ा चतुरता से, बड़ा तत्परता से आप जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको इस अपराध में फंसा दिए। एक नहीं, बहुत सारे लोगों को फंसा दिए। आपको इजाजत देने के लिए कौन? हाँ, आपको ये रैली निकालने के लिए आपने इजाजत दिया थी। आपने इजाजत दिया था ये रैली निकालने के लिए। रैली निकालने के लिए सरकार खुद इजाजत दिया था। आप रूट खुद बनाया था। फिर अगर गड़बड़ हुई तो क्यों आपको जिम्मेवारी नहीं होगा? आप खुद बताओ। और वो भी आज तक हमें जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं है, क्यों? आप बताओ। और तुरंत गति से आप सारे किसान आंदोलनकारी नेताओं के खिलाफ एक के बाद एक केस, फजूले केस दर्ज करके आप किससे बदला लेना चाहते हैं? जब बलपूर्वक नहीं हुई, आप छल पूर्वक किसान आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, आप फूट डालना चाहते हैं, अब तरह तरह की बातें करते हैं किसानों के बीच दरार पैदा करने के लिए। यही तो आपका मकसद है। नहीं तो कैसे एक हिंदुस्तान की सरकार की एक मंत्री कैसे एक कहे कि ये पंजाब की मसला है, दूसरे प्रदेश में कुछ नहीं होता? ये सही है क्या? सिर्फ पंजाब में ये मसला है? आप पंजाब के साथ नॉन पंजाब को तोड़ना चाहते हैं? आप ये जो किसान रैली होते हैं, कास्ट, क्रीड, रिलीजियन, ब्राह्मण, चंडल सब शामिल है, पुरुष महिला सब शामिल है, 100 साल की बुजुर्ग भी वहां शामिल है, 100 साल की बुजुर्ग शामिल है। राजनाथ जी बुजुर्ग नहीं, आपको वरिष्ठ कहना चाहते थे, उस समय बुजुर्ग निकल गया। 100 साल की बुजुर्ग शामिल है, 13 साल की बच्चा शामिल है, महिला शामिल है। आप तस्वीर देखो। लेकिन ये एक जन आंदोलन पैदा हो गए सारे दुनिया में। इस तरह के आंदोलन कहीं नहीं होते जो अब हिंदुस्तान में होते। ये जन आंदोलन पैदा हो गए हैं। ये एक स्पॉन्टेनियस एक इवापोरेशन होता है, अंदर की जो खौफ है, जो आक्रोश है, उसका एक स्पॉन्टेनियस एक जागरण होते हैं। लेकिन आप क्या किया? दिल्ली को अगर देखे तो लगता है कि हम लोग अफगानिस्तान की काबुल में पहुंच गए। सर, दिल्ली को अगर देखे तो लगता है कि हम अफगानिस्तान की काबुल में पहुंच गए। दिल्ली के अगर देखे सिंगू बॉर्डर, तिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, तो हमें लगता है कि इराक की बगदाद पहुंच गए। अगर दिल्ली को देखे तो लगता है कि सीरिया की एलेप्पो पहुंच गए और येमेन की साना पहुंच गए। क्या ऐसा हालत है हमारा? क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? सारे दुनिया में हमारे खिलाफ चर्चा हो रहे हैं,
सारे दुनिया में हमारे छवि धूमिल हो रहे हैं। क्यों? क्या वजह था इसका? आप एक 18 साल की बच्ची ग्रेटा एक एनवायरमेंटलिस्ट है, एक्टिविस्ट है। उन्होंने कहा कि किसान के साथ हम अपना समर्थन जताते हैं। इसमें क्या गुनाह है? अब बताओ क्या गुनाह है? जब वियतनाम में, एक मिनट, जब वियतनाम में बमबारी करते थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो हम वियतनाम की लोगों की समर्थन में बात नहीं रखते थे। जब अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड के ऊपर अत्याचार हुई, पीटते पीटते उसको जान ले गई थी, तो हिंदुस्तान के लोग हम इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। आप खुद जाके अमेरिका में जाकर ये कहते हैं कि आपकी बार ट्रंप की सरकार। हम तो कुछ नहीं कहा आपको, तो ये तो आप कहते थे। जब बांग्लादेश में लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, तो हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी उनको समर्थन जताया था। तो ये तो दुनिया की नियम है। दुनिया में हर कोने में कहीं भी कुछ अगर हो तो हम कुछ कह नहीं सकते क्या? सुनामी हुई थी तो हम मदद नहीं किया था। इसमें अन्याय क्या है? इसमें गुनाह क्या है? मुझे पता नहीं। अगर ग्रेटा ने दिल्ली आकर ये कहे या दिल्ली के बारे में ये कहे कि पंजाब हरियाणा में परौली की जलते हुए हमारे दिल्ली में काफी प्रदूषण हो रहे हैं, तो क्या गुनाह होगी? कहिए, नहीं होगा। एक 18 साल की बच्ची के खिलाफ सारे सरकार जंग छेड़ दिया, सारे सरकार उतर गए। हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तरह तरह की बयानबाजी करने की क्या जरूरत है? इंडिया कॉकस यूएस हमारे खिलाफ बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स हमारे खिलाफ बात करते हैं, अरे कनाडा की प्रेसिडेंट हमारे खिलाफ बात करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर हमारे खिलाफ बात करते हैं। तो क्यों इनको ये बात रखने की मौका कौन देते हैं? बताइए। अगर आप लोग हमारे देश की अच्छे बड़े जो सेलिब्रिटी है, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, इनको गुमराह करके इनको आप इस पे आपकी ये नारे में शामिल कर रहे हैं, इसको बरगला लेने का क्या जरूरत था? इसको बरगला लेने का क्या जरूरत था? आज दुनिया में बहुत सारे सितारे ये ग्रेटा की पक्ष रख रहे हैं, इसका छवि किसका खराब हो रहा है? बताइए। एक निष्पक्ष बात करना चाहते हैं मैं, इसमें छवि किसका खराब होता है? हमारा देश का इतना कमजोर है, हमारा देश की 130 करोड़ आबादी का इतना कमजोर है कि एक 18 साल की बच्ची हमारे खिलाफ नहीं, वो इस किसानों की पक्ष रखने के। नाजरीन, इस खबरनामे के ताउन करदा इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, टोली चौकी, पोडियम मॉल, हैदराबाद। चलते हम उसको दुश्मन समझ रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान की यही तस्वीर होगा, हमारे हिंदुस्तान की क्या यही नजारा होगा? मैं पूछ रहा हूं सारे सदन को, ये ग्रेटा को अब पर्सोना नॉन ग्रेटा बना दिया। क्यों बना दिया ऐसा? ये किसके खिलाफ आप काम कर रहे हैं? हिंदुस्तान के खिलाफ, हमारे सृष्टि कृष्टि संस्कृति के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। सर, मैं और 2-4 बात करेंगे सर। इनके खिलाफ बात बोलने के समय सर बोलते रहते समाप्त नहीं होते, क्योंकि इतना बात जमा हुए हैं। सर, बात यह है कि प्रधानमंत्री जी को मैं ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और एक बड़ा गंभीर मुद्दा आपके सामने मैं रखना चाहते हैं, बड़ा गंभीर मुद्दा। आपने वो पुलवामा में जो घटना घटी थी, उसमें आप उस समय तो आप कोई प्रोग्राम कर रहे थे, फिर बाद में आपको पता चला देश के हर व्यक्ति, हर नागरिक, पुलवामा में जो 40 हमारा सुरक्षाकर्मी की मौत हुई थी, जो शहीद हुई थी, उसके लिए हम सब अपना खेद व्यक्त किया। सबने बड़ा दुखी थे। जैसे कि दिल्ली में ये प्रदर्शनकारियों ने जिस ढंग से उपद्रव किए हैं और लाल किले में चढ़ के जिस घटना घटाए हैं, उस समय जो पुलिसकर्मियों, जो सुरक्षा कर्मियों के ऊपर चोट आई थी, उसके लिए भी मैं खेद प्रकट कर रहा हूं। तो पुलवामा में जो घटना घटी थी, उसके बदले उसके तुरंत कुछ दिन बाद हम लोग बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया। बड़े खुशी हुई थी हम लोग। लेकिन जब खबर आ रहे हैं कि आपको बालाकोट स्ट्राइक की खबर, जब हिंदुस्तान की कोई व्यक्ति को नहीं पता था, किसी को भनक भी नहीं था, तो एक पत्रकार को, एक मीडिया वालों को कैसे पता चल गया?
ये बड़ा दिक्कत की बात है, बड़ा चिंता की बात है। इसमें हमारा नेशनल सिक्योरिटी की खतरा में है। ये आपको सोचना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी। ये टीआरपी स्कैम के बारे में, टीआरपी स्कैम के बारे में हम चाहते हैं सदन में कि जेपीसी को, ये जेपीसी के हवाले में ये टीआरपी स्कैम पे चर्चा हो। पुलवामा की घटना पता चल गया, अर्नब गोस्वामी बोल के कोई एक पत्रकारों को, कोई एक मीडिया वालों को, ओ ये मीडिया वालों आपके साथ, आपके लिए बहुत काम करते हैं, ये भी हमें जानकारी है। आप हर वक्त मीडिया वालों, ओ मीडिया वालों की पक्ष आप रखते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बड़ा चिंता के विषय होता है कि बिकॉज द फैक्ट इज द ओनली पीपल who had knowledge of these operations were the Prime Minister, Home Minister and the Defense Minister and National Security Advisor. ये आपको देखना पड़ेगा। पुलवामा की घटना में 23 फरवरी 3 days बिफोर द बालाकोट स्ट्राइक, ये जर्नलिस्ट को कैसे पता चला कि हुआ बड़ा अच्छा खबर बनने वाला है, और वो खबर इस तरीके की देश में फैलाएगा कि हमारा जो मीडिया है वो मीडिया की बड़ा तरक्की होगी। तो ये द ओनली पीपल हु हैड नॉलेज ऑफ दिस ऑपरेशन एट द प्राइम मिनिस्टर, मैं बालाकोट के बारे में कह रहा हूं, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इन ए सिंपल एक्सचेंज बिटवीन अर्नब गोस्वामी एंड पार्थदास गुप्ता, इट इज मेंशन, इट इज ए गुड फॉर बिग मैन इन दिस सेशन, ही विल स्वीप पोल्स देन। ये मैं नहीं, उन्होंने कहा है। हु इज द बिग मैन? मेरा सवाल यह कि हु इज द बिग मैन? किसके लिए अर्नब गोस्वामी ये बात रख रहे थे? हु वाज द बिग मैन? कैन द martyrdom of 40 Indian soldiers be a matter of victory for any Indian? Which one of these 4 individuals shared sensitive secret about a top military operation with a civilian not authorized to possession such information? Does this not amount to an act of treason towards the nation, its armed forces, and every single patriotic Indian? Is this not a brazen violation of the Official Secrets Act? ये क्या हो रहा है देश में? ये क्या हो रहा है देश में? बालाकोट में अभी क्या हुआ पता नहीं हमें, लेकिन हम मानते हैं जरूर कुछ हुआ, लेकिन क्या हुआ पता नहीं। कितने मिलिटेंट की मौत हुई अभी तक पता नहीं, क्योंकि सरकार ने इस बारे में कुछ बताया नहीं। लेकिन बालाकोट घटना के तुरंत बाद पाकिस्तान जब हमारे ऊपर हमलावर हुई थी, हमारा एक हेलीकॉप्टर को खत्म कर दिया, हमारे 2-4 आर्मी मैन भी उसमें शहीद हो गए थे, और बड़ी बहादुरी के साथ हमारे जवान अभिनव वर्तमान वापस भी आ गए थे। सारे हिंदुस्तान के लोग बड़े खुशी हुई थी, हर्ष उल्लास किया था। लेकिन असलियत क्या है ये जानने का अधिकार हम सबको है। बालाकोट अभी भी अंधेरा में छाए हुए है, अभी भी बालाकोट की सीक्रेट्स उजागर नहीं हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जवानों पे हम जरा भी शक कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जिस ढंग से बताया जा रहे हैं कि बालाकोट की घटना, बालाकोट की एयर स्ट्राइक चुनाव की फायदे के लिए किया गया है, चुनाव की फायदा होगा, और उसका जानकारी प्रधानमंत्री की पहले, हम देशवासियों की पहले जो जानकारी प्रधानमंत्री जी, स्वराष्ट्र मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को पता होना चाहिए, उसको पता कैसे लग गया एक दूसरे व्यक्ति को ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं है? ये जरूर हमें जानकारी लेना चाहिए। और भी माननीय सदस्य हैं, आप सर ठीक है सर, अगर आप कहे तो मुझे दिक्कत नहीं, आप पूरा समय ले लें तो फिर और माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। ठीक है सर, मैं आप बैठ जाइए, आपको इजाजत नहीं दी अभी। सर बात यह है कि सर ये इतना गहरा, आपके दल के सर इतना ये गंभीर मामला है सर, ये देश के लिए बड़ा गंभीर मुद्दा है सर, इसीलिए मैं कह रहा हूं सर। यह डिफेंस मिनिस्टर साहब भी है, मुझे पता है कि उनका कोई जानकारी नहीं रहते। आप तो कहते कि वो ड्रोन वॉरियर बना रहे हैं, तो ड्रोन वॉरियर जब HAL बना रहे हैं तो हमारा राफेल क्यों बनाने सके है, ये भी आपको सवाल करता है। किंतु क्योंकि राहुल जी हमारे नेता बराबर इसके लिए पक्ष रखते थे कि हमारे हिंदुस्तान में जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उनको राफेल बनाने की कुछ सुविधा दिया जाए। जब ड्रोन वॉरियर बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान में, तो राफेल की कुछ हिस्सा क्यों नहीं बना पाते, ये जरूर हम जानना चाहते हैं। और डिफेंस मिनिस्टर आप बताइए कि लद्दाख ले में हमारा हाल क्या है, आंखों देखा हाल बताइए।
हमारा अरुणाचल में क्या हो रहा है, सिक्किम में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी कहते कोई नहीं घुसा, कोई नहीं घुसे हुए हैं, कोई कैंप नहीं कब्जे में आए हैं दुश्मनों की, लेकिन 1000 स्क्वायर किलोमीटर की इलाका कब्जे में है। आप खुद कह रहे हैं कि स्टेटस को चाहते हैं। स्टेटस को आप चाहते हैं कि मतलब क्या है? स्टेटस को नहीं है, स्टेटस को नहीं है, इसलिए चाहते हैं कि यथास्थिति, यथा पूर्व स्थिति हम चाहते हैं, ये आप कराई है। तो हम सदन को बताइए कि लद्दाख की हाल क्या है, वहां हमारी स्थिति क्या है, कब तक ये चीनी फौजों को धक्के मार के चीन देश में हम भेजेंगे, आपको बताना पड़ेगा। हम सारे आपके पक्ष में हैं, हम सारे हिंदुस्तान की वीर जवानों के साथ में हैं, लेकिन लद्दाख से चीनी फौज को धक्का मार के गर्दन पकड़ के निकालना चाहिए, ये हमारा मांग है। सर आजादी की कभी सामना आने देंगे, हमारे शहीदों की कुर्बानी को बदनाम ना होने देंगे। बची रहे जब तक एक बूंद लहू अपने रंगों में, भारत माता को आंचल को बदनाम नहीं होने देंगे। जय हिंद। धन्यवाद। नाजरीन, इस खबरनामे के ताउन करदा इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, टोली चौकी, पोडियम मॉल, हैदराबाद। दोस्तों आज ही विजिट करिए इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, पोडियम मॉल, टोली चौकी, ग्राउंड फ्लोर, और हमसे मिलकर जानिए बिजनेस करने का तरीका। होलसेल में आप मुझसे माल ले सकते हो और फ्रेंचाइज के बारे में जानकारी ले सकते हो, किस तरीके से खोलना है, प्रमोशंस वगैरह के बारे में कांटेक्ट करिए इस नंबर पे। चलो चले 99 इजी एक्सप्रेस 99, चलो चले 99, चलो चले 99, चलो चले 99 इजी एक्सप्रेस 99, चलो चले